बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें पैदा किया, और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए है जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। हम एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एंटी फंगल ड्रग्स की फार्माकोलॉजी के बारे में। इससे पहले हमने एंटी फंगल ड्रग्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगल इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ा, हमने एंटी फंगल ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा कि किस तरह वो काम करती हैं। फिर हमने एंटी फंगल ड्रग्स को डिस्कस करना शुरू किया, जिसमें हमने सबसे पहले एम्फोटेरासिन बी के बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया कि एम्फोटेरासिन बी उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो उसके फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। उसके बाद हमने फार्माकोडायनामिक्स हो गया, एडवर्स इफेक्ट्स हो गए, क्लिनिकल यूजेस हो गए, इसकी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। इसी तरह आज हम फ्लूसाइटोसिन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक एंटी फंगल ड्रग है, इसलिए हम इसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे। इंशाल्लाह ये बहुत ही आसान है, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी केमिस्ट्री के बारे में देखना है, ये बनती कैसे है। जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि साइटोसिन, फ्लूसाइटोसिन, तो ये कुछ पायरीमिडीन, जैसे हमने डीएनए और आरएनए में पढ़ा था कि प्यूरिन्स और पायरीमिडीन से मिलकर बनते हैं। पायरीमिडीन क्या है? साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल को हम पायरीमिडीन कहते हैं। तो ये भी पायरीमिडीन से रिलेटेड है, इसको हम कहते हैं। इसकी केमिस्ट्री क्या है? वाटर सोल्यूबल पायरीमिडीन। तो इसका क्या मतलब है? अब फ्लूसाइटोसिन का क्या मतलब है कि ये फ्लू का मतलब है ये फ्लोरिनेटेड साइटोसिन है, ऐसी साइटोसिन जिसके साथ फ्लोरीन लगी हुई है। तो ये इसकी केमिस्ट्री है। और दूसरा इसका कहते हैं ये रिलेट कर रही है 5 फ्लोरिनेटेड यूरासिल। तो ये फ्लूसाइटोसिन फिर बाद में जब सेल के अंदर जाके एक्टिव, ये होती है प्रो ड्रग के फॉर्म में, तो ये सेल के अंदर जाके एक्टिव हो जाती है 5FU की फॉर्म में, ये जाके एक्टिवेट हो जाती है ड्रग बॉडी के अंदर जाके, ये फंगल सेल के अंदर जाके। मोर स्पेसिफिकली कहें तो ये फंगल सेल के अंदर जाके फ्लूसाइटोसिन कन्वर्ट हो जाती है 5FU के अंदर, फ्लोरिनेटेड यूरासिल के अंदर। फिर वो जाके फंगल सेल को इन्फेक्ट करती है और फंगल सेल की इनहिबिशन कॉल करती है, उसकी ग्रोथ की को इनहिबिट कर देती है। तो वो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अब केमिस्ट्री को डिस्कस करने के बाद हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। इसका कहता है कि वो इसके जो स्पेक्ट्रम है वो नैरो होता है एज़ कम्पेयर टू एम्फोटेरासिन बी। हमने एम्फोटेरासिन बी का भी स्पेक्ट्रम पढ़ा था उसकी वीडियो में डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले भी जाके वो देख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि एम्फोटेरासिन बी क्या चीज़ है और उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो एम्फोटेरासिन बी की निस्बत कम है, मतलब नैरो रेंज है। और जो इसकी डोजेज है वो है 100 से 150 मिलीग्राम पर केजी पर डी का मतलब है डेली। वो मैं पिछली वीडियो में भूल गया था क्योंकि डी का क्या मतलब है, तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि डी का मतलब है एक दिन में आप कितनी डोज दे सकते हो। तो उन पेशेंट्स के अंदर जिनका रीनल फंक्शन नॉर्मल है उनके अंदर ये डोज है। और जो आपने पढ़ा था एम्फोटेरासिन बी में कि वो पोरली एब्जॉर्ब्ड है जीआईटी के ज़रिए, इसलिए हम जो एम्फोटेरासिन बी को हम आईवी के ज़रिए देते हैं, जबकि जो फ्लूसाइटोसिन है वो वेल एब्जॉर्ब्ड है। ये दोनों में डिफरेंस है, ये 90% से ज़्यादा वेल एब्जॉर्ब्ड है। इसका मतलब है कि हम इसको जीआईटी के रूट के थ्रू भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जीआईटी के ज़रिए वेल एब्जॉर्ब्ड है। जबकि एम्फोटेरासिन बी वो प्रोटीन बाउंडेड थी, ये पोरली प्रोटीन बाउंडेड है। अब चूँकि ये प्रोटीन बाउंडेड नहीं है तो इसकी एक्सक्रीशन आसान है, इसका फिर हाफ लाइफ कम होगा। जबकि हमने एम्फोटेरासिन बी में पढ़ा था कि उसकी प्रोटीन बाउंडिंग है प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडिंग, इसलिए उसके जो हाफ लाइफ है बहुत ज़्यादा है, इवन कि वो 15 डेज़ तक हमारी बॉडी के अंदर रहती है। और दूसरा ये कहता है कि ये हमारे ऑल बॉडी कंपार्टमेंट्स के अंदर पेनिट्रेट करता है, इवन के CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर भी ये ड्रग पेनिट्रेट कर जाती है, जबकि जो एम्फोटेरासिन बी थी वो नहीं करती है। दोनों के दरमियान कंपैरिजन भी साथ साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वो किडनी से ये किडनी के ज़रिए एलिमिनेट होती है और इसका जो हाफ लाइफ है वो 3 से 4 घंटे है। क्योंकि ये प्रोटीन बाउंड नहीं है इसलिए ये ईजिली एक्सक्रीट हो जाती है। तो चूँकि ये किडनी से एलिमिनेट हो रही है, इसलिए रीनल इम्पेयरमेंट के केस में, किडनी की प्रॉब्लम्स के केस में ये टॉक्सिसिटी कॉज करा देगी, क्योंकि ये किडनी से एक्सक्रीट नहीं होगी तो ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही रहेगी। उसकी वजह से जो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो पेशेंट है जिनके अंदर रीनल इनसफिशिएंसी है, जिनके अंदर किडनी का मसला है, हम उनके अंदर इस ड्रग की कंसंट्रेशन को मॉनिटर करेंगे ताकि हमें पता चलता रहे। हम प्लाज्मा के अंदर इसकी कंसंट्रेशन मेंटेन रखेंगे कितनी, 50 से 100 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखेंगे। ये थी इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। एक दफ़ा इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसका स्पेक्ट्रम नैरो है, इसकी डोजेज मैंने बता दिया है। उसके बाद ये जीआईटी से वेल एब्जॉर्ब्ड है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनके साथ पोरली बाउंडेड है। उसके बाद
ये जो बॉडी कंपार्टमेंट के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, जैसा कि ये CSF में भी चली जाती है। एम्फोटेरेसिन बी हमने उससे पढ़ा था कि वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पेनिट्रेट नहीं करती। इसके अलावा ये किडनी से एलिमिनेट होती है, इसलिए अगर उन पेशेंट्स को जिनके अंदर किडनी का मसला है तो ये टॉक्सिसिटी भी कॉज करा सकती है, इसलिए हम उन पेशेंट्स को मॉनिटर करते हैं उनके अंदर जो ड्रग को। ये थी इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। उसके बाद हम इसकी फार्माकोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब वो कहता है कि जो फ्लूसाइटोसिन है, अब पहली बात तो ये समझिए कि फ्लूसाइटोसिन सिर्फ फंगल जो सेल है उसको को ही क्यों डैमेज करती है, जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं उनको क्यों नहीं डैमेज करती, क्योंकि फंगल सेल के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं साइटोसिन परमिएज। तो जबकि हमारे नॉर्मल बॉडी सेल के अंदर ये वाला एंजाइम नहीं होता। तो ये वाला एंजाइम फ्लूसाइटोसिन, चूँकि ये प्रो ड्रग है, इसको कन्वर्ट कर देता है 5-FU के अंदर, 5-फ्लोरोयूरासिल के अंदर ये एंजाइम कन्वर्ट कर देता है। उसकी वजह से जो 5-फ्लोरोयूरासिल है ये एक्टिव फॉर्म है ड्रग की, तो ये सिर्फ फंगल सेल के अंदर ही एक्टिव होती है, इसलिए फिर ये सिर्फ फंगल सेल को ही डैमेज करता है, ना कि हमारे बॉडी जो नॉर्मल बॉडी सेल्स है उनको डैमेज नहीं करता, क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर ये एंजाइम नहीं होता। तो जैसे ये ड्रग फ्लूसाइटोसिन 5-FU के अंदर कन्वर्ट होती है, उसके बाद ये कन्वर्ट होती है 5-फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडीन के अंदर। यूरिन के अंदर 5 इसको कहते हैं, ये ऊपर हम इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़ते हैं, ये डायग्राम को समझते हैं। 5-FU FC 5-फ्लोरोसाइटोसिन या फ्लूसाइटोसिन साइटोसिन परमिएज की वजह से ये 5-FC में कन्वर्ट हो जाती है, 5-फ्लोरोयूरासिल में कन्वर्ट हो जाती है ये साइटोसिन डी अमाइनेज के केस में। साइटोसिन परमिएज क्या करता है, इसको ड्रग को अंदर लेके आता है फंगस सेल के अंदर, और साइटोसिन जो डी अमाइनेज है, सॉरी मैंने पिछले गलत बोला, जो साइटोसिन परमिएज है वो क्या करता है, वो सेल के अंदर लेके आता है फंगस सेल के अंदर, और जो साइटोसिन डी अमाइनेज है वो इसको कन्वर्ट करता है 5-फ्लोरोयूरासिल के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि जो 5-FU है, या तो ये FUMP फ्लोरोयूरासिल मोनोफॉस्फेट, इसको FUMP का मतलब है फ्लोरोयूरासिल मोनोफॉस्फेट। उसके बाद ये कन्वर्ट होता है फ्लोरोयूरासिल डाइफॉस्फेट, उसके बाद ये कन्वर्ट होता है फ्लोरोयूरासिल ट्राइफॉस्फेट। इसके ये कन्वर्ट होने के बाद जब 5-फ्लोरो ट्राइफॉस्फेट ये क्या करता है कि जो नॉर्मल यूरासिल होता है उसके अंदर फंगल सेल के अंदर, उसको रिप्लेस कर देता है। जो फंगल RNA है उसके अंदर जो नॉर्मल यूरासिल होगा उसको रिप्लेस कर देगा 5-UTP। जब उसको रिप्लेस कर देगा तो फंगल सेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। जब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो फंगल सेल की ग्रोथ रुक जाती है। इस तरह ये ड्रग आप कह लो कि स्टैटिक है, उसके अंदर उसकी ग्रोथ को रोक देगी फंगल सेल को। एक तो मैकेनिज्म ये है। दूसरा मैकेनिज्म में वो क्या करता है कि जो 5-FU है वो कन्वर्ट होता है फ्लोरोडीऑक्सीयूरासिल मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या करता है, ये इनहिबिशन कॉज कराता है थाइमिडाइलेट सिंथेटेज की, और ये इनहिबिशन कॉज कराता है DNA की सिंथेसिस की। फंगल सेल के अंदर जो DNA है उसकी सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से फिर ये एज अ एंटी फंगल के तौर पर काम कर रही होती है। उम्मीद है आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ गया होगा। एक दफ़ा इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 5-फ्लोरोसाइटोसिन फंगल सेल के अंदर इंटर इसलिए होती है क्योंकि फंगल सेल के पास साइटोसिन परमिएज एंजाइम होता है। इंटर होने के बाद साइटोसिन डी अमाइनेज जो एंजाइम होता है वो इसको कन्वर्ट करता है 5-फ्लोरोयूरासिल के अंदर। फिर वो दो पाथवे के ज़रिए एंटी फंगल जो सेल है उसको डैमेज करता है। एक है फ्लोरोयूरासिल मोनोफॉस्फेट के ज़रिए और एक है फ्लोरो डीऑक्सीयूरासिल मोनोफॉस्फेट के ज़रिए। जो डीऑक्सी वाला पाथवे है ये DNA की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, और जो सिंपल यूरासिल मोनोफॉस्फेट वाला पाथवे ये RNA की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फार्माकोडायनामिक ऑफ फ्लूसाइटोसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और या फार्माकोडायनामिक्स। इसके बाद सिर्फ इसके क्लिनिकल यूजेस रह जाते हैं। क्लिनिकल यूजेस में हम इसको यूज़ करते हैं एज अ फंजी स्टैटिक के तौर पर। स्टैटिक का क्या मतलब है, ये फंजाई की ग्रोथ को रोक देता है। और जो इसका स्पेक्ट्रम है 5-फ्लोरोसाइटोसिन का वो नैरो है एज़ कम्पेयर टू एम्फोटेरेसिन बी। अब क्या हम क्या करते हैं, मैंने आपको इन्फेक्शन के फंगल इन्फेक्शन का बताया था कि एक टॉपिकल इन्फेक्शन होता है और एक होता है सिस्टेमिक इन्फेक्शन। तो टॉपिकल इन्फेक्शन के लिए हम 5-फ्लोरोसाइटोसिन को इट्राकोनाजोल के साथ
कंबाइन करके देते हैं। जिस तरह टॉपिकल इन्फेक्शन के अंदर आता है क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, ये है टॉपिकल इन्फेक्शन, तो हम इसको इट्राकोनाजोल के साथ कंबाइन करेंगे। जबकि सिस्टेमिक इन्फेक्शन के लिए हम इसको एम्फोटेरासिन बी के साथ कंबाइन करेंगे, लेकिन इसका यूज़ जो है वो सिर्फ लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल, अब जो सिस्टेमिक इन्फेक्शंस के अंदर आता है क्रिप्टोकोकस का इन्फेक्शन और सिस्टेमिक कैंडिडल जो इन्फेक्शंस हैं, इनकी ट्रीटमेंट के लिए हम इसको एम्फोटेरासिन बी के साथ कंबाइन करेंगे। तो उम्मीद है आप इसको क्लिनिकल यूज़ भी समझ आ गया होगा। दो तरह का क्लिनिकल यूज़ है, एक है टॉपिकल इन्फेक्शंस के लिए और एक है सिस्टेमिक इन्फेक्शंस के लिए। टॉपिकल इन्फेक्शंस के लिए हम इसको इट्राकोनाजोल के साथ कंबाइन करेंगे, और अगर हमारा सिस्टेमिक इन्फेक्शन है तो फिर हम इसको एम्फोटेरासिन बी के साथ कंबाइन करेंगे। और लास्टली हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो ये कहते हैं कि हमारे जीआईटी के अंदर भी कुछ कह लो कि बेनिफिशियल माइक्रोफ्लोरा होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। तो वो क्या करते हैं कि उन इंटेस्टाइन के अंदर भी ये वाला एंजाइम होता है, जिसको साइटोसिन परमिएज एंजाइम कहते हैं। तो इन माइक्रोब्स के अंदर भी ये इसको कन्वर्ट करा देता है 5 फ्लू साइटोसिन को 5 FU फ्लोरो यूरासिल के अंदर। तो फिर ये उन जो हमारे हेल्दी माइक्रोब्स हैं या जो हमारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं उनकी भी डैमेज कॉज करा देता है, जिसकी वजह से हमें हमारी जीआईटी को नुकसान होता है। तो ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट है। और दूसरा ये क्या कॉज कराता है कि हमारे जो बोन मैरो है उसको सप्रेस कर देता है, बोन मैरो की टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होती, हमारे डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होती, हमारे प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से हमें अनीमिया कॉज होता है। अनीमिया का मतलब है कि आरबीसीज का लेवल कम हो गया, ल्यूकोपीनिया हो जाता है। इसकी वजह से इसका मतलब है कि हमारे अंदर डब्ल्यूबीसीज का लेवल कम हो जाता है। और लास्ट है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाता है। तो ये थे फ्लू साइटोसिन के एडवर्स इफेक्ट। सबसे पहले हमने डिस्कस किया इसकी केमिस्ट्री के बारे में, इसकी हमने फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ा, फार्माकोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा, और एड में हमने इसके क्लिनिकल यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स भी देख लिए। अब ये लास्ट डायग्राम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के से रिलेटेड ही है, उसको भी हम देख लेते हैं। चलो फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ये देखो, आप वो दिखा रहा है कि ये फ्लू साइटोसिन फंगल सेल के अंदर इंटर हुई, किसके ज़रिए? साइटोसिन परमिएज के ज़रिए। उसके बाद ये साइटोसिन डी अमाइनेज के ज़रिए ये कन्वर्ट हुई 5 फ्लोरोयूरासिल के अंदर। उसके बाद ये कन्वर्ट हुई 5 डीऑक्सी यूरासिल मोनोफॉस्फेट के अंदर, और इसने जाके इनहिबिट कर दिया थाइमिडाइल सिंथेटेज को। जैसे हमने वो पढ़ा था डीएनए की, हमने जो सिंथेसिस इनहिबिट किया ऊपर, तो ये क्या करेगा? अल्टीमेटली डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। तो इस तरह हमारा ये फ्लू साइटोसिन जो है अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करती है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा ये लेक्चर। अगर आपको समझ आ गया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।